आज जो क्लास आप लोग कर लीजिएगा तो समझिए आपका 40 नंबर पक्का है। काहे कि आज हम आपको पढ़ाएंगे बाबू जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में टॉप 80 गो ऑब्जेक्टिव, 20 गो आपको फर्स्ट सिटिंग में आएगा और 20 गो आपको सेकंड सिटिंग में आएगा। अगर आप किसी भी सिटिंग में आपका एग्जाम रहेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सोझे पढ़ाने की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है, आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और हम आप लोग के इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन बताइए क्या है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? सबको मालूम होगा कि पत्ती के द्वारा होता है। सीधी सी बात है, किसके द्वारा होता है बाबूरे? पत्ती के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? इस बात को याद रखना है कि 20 mg होता है। कितना होता है बाबूरे? 20 mg होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है आज का कि श्वसन क्रिया के दौरान जो है कितना प्रतिशत जो है टेम्परेचर के रूप में निष्कासित होता है? तो याद रखना है 20%, यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो कितना निकलता है? 20%। ठीक है, फटाक से आप लोग देखो, मनुष्य में किडनी जो होता है वो किसके लिए होता है? तो याद रखिए किडनी जो होता है वो उत्सर्जन के लिए होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? उत्सर्जन के लिए होता है। ठीक है, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधा में वायवीय भाग से जल की निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं? जल निकलता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं बाबूरे? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है, तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या जरूरी है बाबूरे? श्वसन जरूरी है। श्वसन से ऊर्जा बनता है। ठीक है, इसका आंसर श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? देखिए सभी जीव के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो आपको अनिवार्य होता है पेड़ पौधे के लिए। लेकिन अगर पूछेगा जीव के लिए कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबूरे? श्वसन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? किस में? देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पे पाया जाता है बाबूरे? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए हम लोग का क्या है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। सबको मालूम होगा, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले, यानी इसमें 4 होता है। इसको 4 याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? सबको मालूम होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ग्लूकोज बनता है। C6H12 सुने हैं, देखे होंगे आप लोग, ग्लूकोज बनता है। ठीक ना। उसके बाद है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? देखिए कोशिका झिल्ली आर पार नहीं होती है, आधा आर पार होती है, यानी आधा आ सकता है कोई भी चीज़, आधा जा सकता है, इसलिए इसको अर्धपारगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबूरे? अर्धपारगम। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देखिए दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन प्रकार। देखिए दही में लैक्टोबैसिलस होता है जो उसमें पैदा होता है, जन्म लेता है, डालते ही इतना जोरन डालते ही पूरा दही बन जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? किण्वन। ये क्रिया ईस्ट में भी होता है, पाव रोटी बनाने में भी यही क्रिया होती है, याद रखिएगा। अगला है कि जीवन की उपापचयी क्रिया, यानी कि हम लोग जो दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कहीं कटता फटता है, वो जो ठीक होता है उसको क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है बाबूरे? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है, शरीर का वृद्धि होता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली जो होता है वो नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबूरे? नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन किसकी संरचना है? वृक्क की, किडनी की। ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? इकाई न्यूरॉन। वृक्क का पूछेगा इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन, याद रखना है। मत्स्य यानी मछली का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? आपको याद रखना है, गिल्स। मछली जो है गिल्स के द्वारा जो है सांस लेती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस तरह की क्रिया होती है? यानी पौधों में जो है गैस आदान प्रदान जो होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन लेता है। इस क्रिया को पत्ती के द्वारा होता है, छोटे छोटे छेदों के द्वारा, छिद्र के द्वारा होता है। इसे विसरण कहते हैं, विसरण याद रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन। किसका जो रंग होता है वो हरा होता है, सब बच्चे को मालूम है। इसका रंग कैसा होता है बाबूरे? हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट में जल्दी से बताइए कवक में क्या होता है। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी से तुरंत कमेंट करिए, फटाक से आप लोग कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए आप लोग, फटाक से। हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं आप लोग का। नहीं बताइएगा, नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ। मृतजीवी कवक जो है, जहाँ सारे गले चीज़ जो होते हैं, सारे गले चीज़ उन जगहों पर ये फुंगी लगता है। क्या लगता है? फुंगी लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का कहाँ गया? रेजिन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? देखिए रेजिन और गोंद जो है वो कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में होता है, कॉर्टेक्स में होता है, पुराने जेले में होता है, छाल में होता है। आपने पेड़ पौधा में देखा होगा, पेड़ पौधा को जब चीरते फिरते होंगे तो लस्सा की तरह निकलता है कि नहीं निकलता है? तो जो लस्सा की तरह निकलता है तो उसका ऊपर का छिलका होता है, काला 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 करके पेड़ का छिलका होता है, ऊपर का करिकबा जरलाहवा टाइप का होता है, उसको कहते हैं पुराना जैलम। क्या कहते हैं? पुराना जैलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की क्रिया है। देखिए भोजन जब पचता है तो कहीं ना कहीं उसमें से उष्मा निकलती है। याद रखना है, भोजन जब पचता है तो उसमें से क्या निकलता है बाबूरे, उष्मा निकलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि भोजन जब पचता है तो क्या निकलता है बाबूरे, उसमें से उष्मा निकलती है, ठीक है ना। इसलिए इसका याद रखिएगा, जब भी उष्मा ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि भोजन के पचने में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑक्सीजन निकलता है पचने के बाद तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन। रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का बताइए उत्तक है। रक्त क्या है बाबूरे, एक प्रकार का उत्तक है। कौन से इसमें उत्सर्जी अंग है, देखिए किडनी होता है, उत्सर्जी अंग है। इसमें किडनी क्या होगा, जिस होकर मूत्र जो है निकलता है, किडनी हो गया। और रक्षी कोशिकाएं किसको कहते हैं, देखिए रक्षी कोशिका जो रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका। ये जड़ में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है कि फलों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन दीजिएगा, बताइए फटाक से, बताइए फटाक से बताइए। आप लोग, हम कंप्यूटर में देख रहे हैं, लैपटॉप में हम जो पढ़ा रहे हैं आज, हम अपने रिकॉर्ड को देख रहे हैं आज अपने लैपटॉप में भी, और अच्छा लग रहा है, आज पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसको बताइए क्या होगा, कहाँ पे होता है। तो देखिए रक्षी कोशिका जो होती है वो पत्तियों में होती है। कहाँ होती है बाबूरे, पत्तियों में होती है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है, देखिए इथाइल एल्कोहल जो है वायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट बताइए, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। फटाक फटाक कमेंट बताइए, बताइए 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 बताइए। इथाइल एल्कोहल कहाँ बनता है, इथाइल एल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। बताइए कहाँ बनता है बाबूरे, इथाइल एल्कोहल कहाँ बनता है, अवायवीय श्वसन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इथाइल मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, सांस लिए और छोड़ दिए, इस क्रिया को क्या कहते हैं बाबूरे, श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, टीबी होता है, एनीमिया होता है, मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। रक्त में आपको शुगर, चीनी के कारण जो है मधुमेह बीमारी होता है। इस बात को आप लोग डायबिटीज जिसको बोलते हैं याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। आपको मालूम है जौ से जड़, ये जड़ से क्या लेता है, जल का वहन करता है, तो जल का वहन करता है। जौ से जड़ जल का वहन करता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, सबको मालूम होगा, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, जो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए कूटपाद होता है, ठीक है। अगला है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, किसके कारण बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। देखिए ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, बता सकते हैं कोई, तना में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइए फटाक से। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है बताइए फटाक से, इसका कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिए। पत्ती में पाया जाता है स्टोमेटा, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि को कहते हैं यकृत, यानी लीवर जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि गाइटर अथवा घेघा पनपता है किसके कमी से, घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, इसको याद रखना है, ठीक है। आपको पूछेगा थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है, थायरोक्सिन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है, थायराइड से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैले किसको कहा जाता है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा हो गया है, नेफ्रॉन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार के, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, उपचयन होता है, ठीक है, रिपीट है ये सब क्वेश्चन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन में मदद करता है, देखिए ये सब जो है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ये तीनों जो है पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन का नाम याद कर लीजिए, पादप हार्मोन का नाम याद कर लीजिए बाबू, निश्चित रूप से याद कर लीजिए। ये पादप हार्मोन जो है बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, इसको याद कर लीजिए फटाक से। इसमें तीन होता है, ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन और उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग का है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध किसको कहते हैं, उद्दीपक को, हार्मोन को, किसको कहते हैं रासायनिक दूध। आप लोग जवाब दीजिए फटाक से, कमेंट में जवाब दीजिए, फटाक से कमेंट में जवाब दीजिए। तो सब आदमी देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे बाल बड़ा होता है, लंबा हम लोग होते हैं, ये सब किसी न किसी हार्मोन के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में हार्मोन नहीं होगा बाबू, तो हम लोग जो है ना, हम लोग सही से मतलब न बढ़ेंगे, न हम लोग का बाल होगा, बहुत सारा शरीर कुपोषित हो सकते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, रासायनिक दूध किसको कहते हैं, हार्मोन को। किसको कहते हैं बाबू रे, हार्मोन को। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, याद रखिएगा, शरीर का जो कंट्रोल होता है ये हमारा सेरिबेलम होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, सेरिबेलम रखता है शरीर का कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद याद रखिएगा, अच्छा इसका तो टेस्टोस्टेरोन ही होगा।
इसके बाद याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है। इसका क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका वजन कितना होता है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट में लिखिए फटाक से, है ना। इसका जो होता है 1.4 kg होता है, लेकिन हाँ ये वाला इससे पहले जो हमने बताया आपको कि इसमें दो बातें होती है, किशोरावस्था में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़की के लिए एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम इस तरीका का आ गया तो आप डी में मार दीजिएगा, ठीक। पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन और लड़की के लिए एस्ट्रोजन, ठीक है ना। इसी के कारण किशोरावस्था में बदलाव होता है शरीर में। इसका हो गया 1.4 kg। दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। दो तंत्रिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्स कहते हैं, ओके। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। देखिए मस्तिष्क जो है चारों चीज़ के लिए, सोचने के लिए भी, हृदय के धड़कता है इसके लिए भी, शरीर का कंट्रोल सेरिबेलम रखता है इसके लिए भी, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। एड्रेनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए एड्रेनेलिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पौधों में समन्वय होता है किस तरीका से। देखिए पौधा में समन्वय जो होता है रासायनिक तरीका से। पौधा में समन्वय किस तरीका से होता है, रासायनिक तरीका से, क्योंकि पौधा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें किस तरीका से होता है बाबू, रासायनिक तरीका से होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दोबारा हो चुका है, अमीबा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। देखिए पुष्पी जो पौधा होता है जिसमें फूल होते हैं उसके तने के द्वारा जो है आप दूसरा पौधा निकाल सकते हैं। उसको मिट्टी में गाड़िएगा तो नया पौधा जन्म ले लेगा। तो पुष्पी पौधा में क्या होगा, तना। निम्न में कौन एक लिंगी पादप है, मतलब एक लिंगी माने जिसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है ना, इसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है, दो लिंग नहीं पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे, एक लिंगी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक कौन सा ऐसा मतलब जो है इसमें है जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। तो पपीता सिर्फ एक लिंगी होता है, इसमें दो लिंग नहीं पाए जाते हैं। मुकुलन द्वारा जनन, मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है, याद रखिएगा यीस्ट में। किस में होता है, यीस्ट में। मलेरिया में, अमीबा में, तो याद रखिएगा यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा कहाँ होता है बाबूरे, यीस्ट में होता है, ठीक है। इस सबको याद रखना है आपको। और उसके बाद देखिए फूलों में नर जनन, देखिए नर इसमें दो होता है, एक नर होता है एक मादा होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। नर को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं, और मादा मन होता है स्त्री, तो इसके लिए इसका नाम होता है स्त्री केसर। यानी फूल में भी दो गो होता है, एगो स्त्रीलिंग होता है एगो पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग को कहते हैं नर, नर बने होगा पुंकेसर, और मादा को क्या कहते हैं, स्त्री केसर, याद रखिएगा। द्विखंडन क्या होता है, देखिए जब दो टुकड़ा में कोई चीज़ बट जाए और उसके बाद तीसरा कोई जन्म ले ले तो उसको क्या कहते हैं, द्विखंडन। क्या कहते हैं बाबूरे, द्विखंडन कहते हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। तो द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी, लिस्मेनिया में भी, ये सब तीनों जीव है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मानव मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिका होता है कि डिम्बाहिनी। इसमें से पूछ रहा है कि मानव मादा में, मादा का मतलब होता है स्त्री, मानव का मतलब क्या होता है स्त्री, और नर का मतलब क्या होता है पुरुष। ये याद रखिएगा, इसमें उल्टा होता है। नर मतलब होता है पुरुष, और मादा का मतलब क्या होता है स्त्री। तो आपको पूछ देगा कि स्त्री में पूछ रहा है कौन स्त्री में कौन कौन चीज़ नहीं पाया जाता है। देखिए स्त्री में शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता, इसका आंसर ये होगा, ये पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर शुक्रवाहिका हो जाएगा, ओके। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, निषेचन। देखिए जब नर का युग्मक मादा के युग्मक से, यानी जब महिला और पुरुष आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। पराग कोष में क्या होते हैं, देखिए पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं, याद रखना है। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं बाबूरे, परागकण पाया जाता है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसमें से, देखिए जीवाणु से होने वाला रोग जो है इसमें गोनेरिया है, मस्सा है कि सिफिलिस है। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाला बीमारी है। तो इसको याद रखिएगा कि जीवाणु जनित रोग पूछ रहा है कौन होगा। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जीवाणु जनित जो रोग है आपको, ये आपको मस्सा होता है। आप कहिएगा सर जी मस्सा क्या होता है। देखिए मस्सा जो एक वायरल होता है, मतलब ये पटता है, ठीक है। ये जो है मानव के कारण ही होता है, मस्सा हो जाता है, ये बीमारी है। और पूछेगा किस तरीका का बीमारी है, तो ये वायरल बीमारी होता है, यानी जीवाणु से होने वाला बीमारी होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का
कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, यानी कि जीवों का जब वर्गीकरण नमा में किया गया था उस हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि घोंघा किस तरीका की बीमारी है, किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का, याद रखना है मोलस्का। अगला देखिए क्या है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए अमीबा में जो हमने बताया है कि अमीबा में जो होता है विखंडन यानी विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पौधे के किस भाग से कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए पौधा के जड़ से भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है, तना से भी हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है, नहीं इन तीनों जगह से नया गाछ जन्म ले सकता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्या है कि प्लेनेरिया में जनन की कौन सी विधि पाई थी। प्लेनेरिया जो होता है एक तरह का पेड़ की तरह होता है, आपके बुक में दिया होगा प्लेनेरिया के बारे में, आप किताब निकाल के देख सकते हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं तो बताइए कमेंट में क्या होता है। प्लेनेरिया के बारे में किताब में जो है दिया हुआ है, तो उसमें आपको एक दिया होगा फोटो। ठीक है, उस फोटो में ऐसे एक अंग दिया होगा, एक अंग से दूसरा अंग और दूसरा अंग से तीसरा अंग, इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। ठीक है, ये जनन वाला चैप्टर में होगा। मादा मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। देखिए मादा मानव में, मादा माने क्या हो गया, मैंने बताया नर माने होता है, नर हो गया और मादा हो गया। ठीक है ना, दो चीज़ होता है, नर हो गया और मादा हो गया। तो नर का मतलब क्या होता है आप बताइए, और मादा का मतलब क्या होता है। नर का मतलब क्या हुआ, नारी, नर मतलब नारी, मादा माने पुरुष। ठीक है, तो मादा मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, फेलोपियन नलिका में। तो याद रखना है फेलोपियन नलिका में। कहाँ पे होता है बाबू रे? फेलोपियन नलिका में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना, कहाँ होता है बाबू रे? फेलोपियन नलिका में। ठीक है, उसके बाद जो है आपको याद रखना है उसके बाद याद रखिएगा कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है बाबू रे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जनन का जो आनुवंशिकी गुण जो होता है, माँ बाप का जो गुण अपने संतान में जाता है, इसके लिए प्रयोग किया था। और किस पे किया था? पहले इसने मटर पे किया था। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? देखिए पुरुष में होता है XX और महिला में होता है XY, इस बात को याद रखिएगा। टोटल कितना गुणसूत्र होता है? तो 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है बाबू रे? तो टोटल कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। देखिए कीट का पंख और चमगादड़ का पंख, जो अंग दिखने में समान लगे, याद रखिए, बोलिए, जो अंग दिखने में समान लगे उसको क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? समजात अंग कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? इसको समजात अंग कहते हैं। लेकिन जिसका कार्य समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, काम एक रंग हो मगर संरचना अलग अलग हो, उसको समवृत्ति अंग कहते हैं। जिसका कार्य और संरचना दोनों एक ही जैसा हो उसको हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे कि मेढक और मानव का जो होता है वो समजात अंग हो गया, लेकिन कीट के पंख और चमगादड़ के पंख कार्य एक जैसे होते हैं मगर उसकी रचना अलग अलग होती है, इसको समवृत्ति अंग कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम था डार्विन। क्या नाम था बाबू रे? डार्विन नाम था। याद रखिएगा क्या नाम था? डार्विन नाम था। समझे ना। उसके बाद इसके बाद जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है 67 मनुष्य में कितने जोड़ा, ये तो हो गया है क्वेश्चन, मनुष्य में कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया था? सबसे याद रखिएगा जोहानसन जी ने जीन का उपयोग किया था। और यही जीन जो होता है संतान यानी माता पिता के गुण को उसके संतान तक ले जाने का वाहक होता है। यानी माता पिता का जो गुण होता है उसको ले जाने वाला कौन होता है? तो जीन होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। देखिए अगर देखा जाए तो चिंपैंजी से हम लोग का जो है अधिक समानता है, चिंपैंजी की तरह हम लोग दिखते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग क्या होता है? XY नहीं होता है। स्त्रियों में क्या होता है? XY, पुरुष में क्या होता है? XX। निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीय करने कचरा है जो मतलब गल जाता हो? तो टिश्यू पेपर भी गल जाता है, केले का छिलका भी गल जाता है, DDT थर्मोकोल भी शायद गल जाता है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ऐसा पदार्थ जो बिल्कुल गल जाता हो, पर्यावरण में बिल्कुल गल जाता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक ना। तो लेकिन एक चीज़ है कि थर्मोकोल जो हम लोग के घर में यूज होता है ये तो एकदम ये तो गलता नहीं है, इसको तो फेंकने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। तो पूछ रहा है कि जैव अनिम्नीकरण कचरा है, यानी कि नहीं जो गलता है सो पूछ रहा है। तो थर्मोकोल जो होता है वो नहीं गलता है, इसका आंसर थर्मोकोल हो जाएगा। ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर? देखिए ओजोन परत जो होता है ये परत जो है पराबैंगनी किरण को धरती पर आने से रोकता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ओजोन परत किसको रोकता है बाबू रे? धरती पर पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना। अब ये आपसे पूछेगा कि ओजोन परत का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है बाबू रे? O3 होता है। इतना बात आपको जानकर रखना है कि ओजोन परत
जो होती है वो किस किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरण को। पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। इसके कारण कौन सा बीमारी होता है पराबैंगनी किरण से? तो याद रखिए त्वचा कैंसर। ये सब VVI ऑब्जेक्टिव है। और तब आपसे पूछेगा कि किस परत में पाया जाता है। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा बाबू रे कि ये किस परत में पाया जाता है? तो याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आपके किताब में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है इसके बारे में, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला है? पूछ रहा है इसमें कौन घास खाता है बकरी को खाता है शेर, ठीक है। शैवाल खाता है कीट को खाता है मछली। इसमें पूछ रहा है कौन एक आहार श्रृंखला है जो एकदम से सही है, ठीक है ना। तो देखिए घास खाता है कीड़ा को खाता है मछली, या मछली को खाता है मनुष्य। तो ये जो हो गया ये एक जलीय आहार श्रृंखला हो गया, क्योंकि घास जल में होता है और उसमें जलीय कीट होता है और जल में मछली होता है, और मछली जो जल में होता है उसको कौन खा जाता है? मनुष्य। तो पूछ रहा है जलीय आहार श्रृंखला। पूछता है किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? यानी जो ऊर्जा हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर जो जितना भी चीज़ हमारे आसपास है उस सब में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? उत्पादक, यानी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अभी हमने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है O3। इसमें कितने परमाणु होते हैं बाबू रे? 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक किसको कहते हैं? उत्पादक प्रोडक्ट किसको कहते हैं? हरे पौधे को, ठीक है। अगला बात देखिए कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता कौन है? हरा पौधा नहीं है, न मेढक होगा, ग्रास हापर सर्प। इसका आंसर आप लोग बताइए, फटाक से बताइए बाबू रे, फटाक से बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, फटाक बताइए। देखिए मैदानी परिस्थिति तंत्र में जो तीसरा उपभोक्ता होता है, देखिए मेढक, हरा पौधा, देखिए मेढक जो होता है पहला, मेढक खाता है कीट को, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और मेढक को खाता है सांप, तो ये हो गया तीसरा। तो तीसरा पूछेगा तो सर्प होगा इसका, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है कि CFC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ से निकलता है? हमारे फ्रिज से, और जो सेंट होता है ना, सेंट जो हम लोग छिड़ते हैं देह में, उससे भी क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। अब अगला देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को रोकने की जरूरत है? देखिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ये भी होना चाहिए, अतिचारण भी रोकना चाहिए, खनन कार्य को भी रोकना चाहिए, इनमें से सभी मार दीजिएगा, ठीक है। पर्यावरण किस दिवस को मनाया जाता है? ये आपको सबको मालूम होगा। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को कि 1 मई को? 1 मई को तो मजदूर दिवस होता है। अब आप लोग बताइए 5 जून होता है या 26 जनवरी होता है? तो मेरे हिसाब से 5 जून होता है। आपके हिसाब से क्या होता है? कमेंट करिए। और आपको 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, इस तरह दंदना की तैयारी आपको करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।